Hello everybody and welcome to the editorial simplified session. So guys, आज के सेशन में we will talk about a very important topic recently in the Hindu editorial. और ये टॉपिक ऐसा है जो हर 5-6 महीने में it keeps coming back to the front page. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे बट मे बी आपको इन डेप्थ नॉलेज शायद नहीं होगी. आज इस वीडियो के माध्यम से we will try to cover this in depth. 360 डिग्री पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे ताकि आपको आगे आने वाले एडिटोरियल्स के बारे में कोई भी चर्चा FCRA के बारे में हो आपको कभी भी दिक्कत ना आए. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्कशन अबाउट? वी विल टॉक अबाउट दिस एक्ट. ये एक्ट है क्या, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, क्यों MHA के अंडर इसको डाला गया, ऐसी कुछ बेसिक चीजें समझेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट द रीसेंट अपडेट दैट हैज कम. कुछ एक ऐसी NGOs हैं, कुछ एक ऐसे लाइसेंसेज हैं या फिर कुछ एक ऐसी रजिस्ट्रेशंस हैं जो सस्पेंड कर दी गई हैं. कौन कौन से ऐसे NGO की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया गया और क्यों किया गया, उसका रिपरकशन क्या हो सकता है और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है एक्ट. ये सब चीजें, ये सब पैरामीटर्स वी विल ट्राई टू कवर. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इट विल बी क्वाइट वैल्यूएबल फॉर यू. सबसे पहली बात, जो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में आएगा कि ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, व्हाई इज दिस टॉपिक इन न्यूज. FCRA है क्या, उसके बारे में समझना भी जरूरी है. तो पहली बात तो FCRA स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. अब ये एक ऐसा एक्ट है जो कि बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करता है कि अगर कोई एक संस्था या अगर कोई एक इंसान बाहर से या फॉरेन कंट्री से फंडिंग लेकर अपना कोई टास्क पूरा कर रहा है तो उनको हमेशा स्कैनर में रखने का काम करता है. ये एक्ट ऐसी पेमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी फंडिंग्स को मॉनिटर करता है और ये देखने की कोशिश करता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कोई फंडिंग आई और आपके कंट्री में उसने कोई भी नेशनल इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी को बढ़ावा दे दिया. अब नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कैसी एक्टिविटीज हो सकती हैं? इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म. ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई फंडिंग आए और कंट्री में टेररिज्म बढ़ जाए. ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई फंडिंग आए और कुछ प्रोटेस्ट्स को फंड करना शुरू कर दे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करवाना शुरू कर दे. ऐसा हो सकता है कि बाहर से फंडिंग आए और आपके कंट्री के अंदर कम्युनल राइट्स को बढ़ावा दे दे, कम्युनल एंगल जो है उसको ज्यादा बड़ा कर दे और प्रोटेस्ट जो थोड़े से वायलेंट है उनके लिए फंडिंग पहुंचा दे. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन इफ फंडिंग इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड इट इज नॉट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स. एंड ऐसी चीजों के बारे में ध्यान रखता है ये एक्ट. अब रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इस वजह से है बिकॉज देयर आर 2 NGOs. नंबर 1 वर्ल्ड विजन इंडिया एंड नंबर 2 सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CPR और वर्ल्ड विजन इंडिया. बोथ ऑफ दीज NGOs आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ल्ड विजन इंडिया की बात करूं तो बच्चों के लिए ये NGO जो है बहुत आगे बढ़कर काम करती रही है और काफी लंबे समय से ये सबसे ज्यादा फंडिंग, फॉरेन फंडिंग रिसीव करने वाली NGO भी रही है. मैक्सिमम काम इनका बच्चों के ऊपर होता है, ह्यूमैनिटी के ऊपर रहता है, बट चिल्ड्रन आर द प्राइम फोकस. रिसेंटली दिस इज द न्यूज पीस दैट आई हैव ब्रॉट हियर. ये आर्टिकल है 21 जनवरी का, 3-4 दिन पहले की बात है. 4-5 दिन पहले ही वर्ल्ड विजन इंडिया ने अपना FCRA रजिस्ट्रेशन को लूज कर दिया. मतलब FCRA के अंदर अब इनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि ये फॉरेन फंडिंग ले सकें. यह है पहली वजह कि FCRA न्यूज में आया. इससे पहले जस्ट 2-3 दिन पहले जब वर्ल्ड विजन की खबर आई, उससे 2-3 दिन पहले की खबर आई थी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CPR की. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. ये एक NGO की तरह काम करती है और रिसर्च बॉडी है, अपनी पॉलिसीज को क्रिटिकली एनालाइज करती है. बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रिसर्च फाइंडिंग जो है वो लोग यूज करते हैं, पढ़ते हैं. इवन दिस पर्टिकुलर बॉडी रिसेंटली इट वॉज देयर इन द न्यूज के इनका भी FCRA लाइसेंस जो है वो स्क्रैप कर दिया गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन इनकी खत्म कर दी गई है. अब क्या रिपरकशन होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ बॉडी, चाहे वो वर्ल्ड विजन इंडिया हो, चाहे वो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च हो, व्हाट कुड बी द रिपरकशन अगर आपके ऊपर से FCRA को हटा दिया जाए या आपकी रजिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया जाए? इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. आज तक जब तक FCRA की रजिस्ट्रेशन आपके पास थी, आप फॉरेन फंडिंग ले सकते थे, अपनी फॉरेन फंडिंग को अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर चैनलाइज कर सकते थे. एज सून एज FCRA हैज बीन सस्पेंडेड, आपको रजिस्ट्रेशन से हटा दिया गया है, नाउ इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू रिसीव फंडिंग्स फ्रॉम आउटसाइड. तो अब ये दोनों ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कर रही थी जो फॉरेन फंडेड थे, दे विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट दोस प्रोजेक्ट्स. दिस इज द डायरेक्ट रिपरकशन ऑन द वर्किंग ऑफ दीज NGOs. अब पहली बात ये तो कारण है कि क्यों ये पॉइंट या क्यों ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं. ये सबसे बड़े 2 कारण हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 NGOs ट्रबल में रही हैं. जब से
हम कह सकते हैं कि 2010 के बाद ऐसी बहुत सारी एनजीओज हमने देखी हैं जिनका एफसीआरए लाइसेंस स्क्रैप हुआ है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है। तो ये कोई बहुत ही एक बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही एलियन चीज नहीं है। वी ऑलरेडी नो दैट दिस हैपेंस, बट दीज टू बॉडीज आर क्वाइट बिग। इनके साथ ये होना एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज आप बोल सकते हैं कि है। नाउ अब हमें पता तो चल गया कि रिसेंटली हुआ क्या है, एफसीआरए के लाइसेंस को स्क्रैप किया गया है, बट देन नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि एफसीआरए करता क्या है, राइट? इसकी बैकग्राउंड कहानी क्या है। अब एफसीआरए आया क्यों पिक्चर में? एफसीआरए आया 1976 के आसपास। अब 1976-77 में जब कंट्री के अंदर इमरजेंसी लागू की हुई थी, प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम वाज मिसेस इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जी के टाइम के ऊपर जब एफसीआरए को लाया गया, लेके आने का कारण सबसे बड़ा यही था कि ये एप्रीहेंशंस थी सरकार की। सरकार को ऐसा लग रहा था कि बाहर से फंडिंग आ रही है और बाहर से पैसा आकर इंडिया के अंदर ट्रबल क्रिएट कर रहा है। इस वजह से एक ऐसा एक्ट बनाना पड़ा जो बाहर से आती हुई फंडिंग को रेगुलेट करे, जो भी फंडिंग जिस तरीके से भी आ रही है उसको मॉनिटर करे। जैसी ऐसी फंडिंग बाहर से आती है उनके लिए एक कॉमन बैंक अकाउंट रखे और उनकी सारी डिटेल्स उनके पास हों। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक इंसान हूं जो कि बाहर से फंडिंग ले रहा है तो मेरे ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाई जाएं। तो या फिर ये हो सकता है कि मुझे रजिस्टर करना पड़े, मुझे बैंक अकाउंट जहां सरकार बोलेगी वहां खुलवाना पड़े, मुझे सारे एसेट्स जो भी मैंने फॉरेन फंडिंग से खरीदे हैं वो मुझे फर्निश करने पड़े, मैं एनुअल रिटर्न्स भरूं और एनुअल रिटर्न्स के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मैं सरकार को दूं। तो ऐसी एक नीड पैदा हुई कि देयर शुड बी regulation which regulates the foreign funding, and that is when FCRA came into picture. अब ये जब जैसे ही FCRA आया तो FCRA जो ओरिजिनल फॉर्म में था आज तक हम वैसी फॉर्म में उसको नहीं देख रहे। वो जैसी फॉर्म में आया था उसके बाद 2 बार इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। तो अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें, फर्स्ट अमेंडमेंट हैपेंड इन द ईयर 2010 और यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम के ऊपर थी। तो 2010 का टाइम है, वहां पर हमने देखा कि इसको अमेंड कर दिया गया। आफ्टर दैट रिसेंटली इन 2020, 3-4 साल पहले की बात है, फिर से जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने भी इसको अमेंड किया। अमेंडमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो करने का फायदा क्या था या करने के अंदर कारण क्या था? मेजर कारण फॉर एग्जांपल इन 2010 वाज टू कंसोलिडेट द लॉ ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स, कि ये भी देखो कि फॉरेन फंड्स आते हैं, लेजिटिमेट हैं, बट ये भी देखो कि वो कहां पर चैनलाइज हो रहे हैं। कहीं आपको बताया प्रोजेक्ट XYZ है और इन्वेस्टमेंट कहीं और ABC में हो रही है, राइट? ऐसा तो नहीं है। एंड टू प्रोहिबिट देयर यूज फॉर एनी एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट। तो ऐसा देखो, समझो कि जो भी फंडिंग आई है क्या वो वाकई में ही जिस प्रोजेक्ट के लिए मांगी गई थी उसके लिए ही काम हुआ है। दैट वाज द मेजर नीड। 2020 अगेन दिस वाज अमेंडेड और ये बोला गया कि गिविंग द गवर्नमेंट, इसमें और ज्यादा कंट्रोल दिया गया सरकार को कि गवर्नमेंट को टाइटर कंट्रोल मेंटेन करने का चांस मिल जाए, स्क्रूटनी मिल जाए, ताकि हम जितना मर्जी चाहे सवाल जवाब कर सके कि कहां से रिसीव किया था और किस तरीके से फॉरेन फंड्स को एक एनजीओ ने यूटिलाइज किया। सो ऑल ऑफ दिस हैपेंड व्हेन वी थॉट के बाहर से फंडिंग आकर परेशान कर सकती है, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर सकती है। सो दिस इज व्हाई FCRA इज इन प्लेस, व्हाट FCRA इज, बैकग्राउंड स्टोरी, द 2 अमेंडमेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अब दूसरी चीज, अब की प्रोविजंस क्या हैं? अगर मैं एक एनजीओ हूं या मैं एक एनजीओ चलाता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोविजंस क्या है? व्हाट शुड आई बी डूइंग? हाउ डू आई रजिस्टर फॉर दैट? ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल ऑल्सो कवर। तो ब्रॉडली FCRA मानता है कि अगर कोई एक इंसान है या फिर कोई एक एनजीओ है जो कि बाहर से डोनेशंस लेना चाहती है, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशंस, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? FCRA के अंडर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। सो ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा आपको, ऑनलाइन फॉर्म के अंदर जाइए, आपकी सारी डिटेल्स फर्निश करिए, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी गवर्नमेंट आपसे मांगती है वो सारा फिल करिए। उसके बाद ये एक्सेप्ट भी हो सकता है, ये रिजेक्ट भी हो सकता है, राइट? गवर्नमेंट कैन से ओके वी एग्री दैट यू वांट टू बी रजिस्टर्ड अंडर FCRA, इट्स ओके। अदरवाइज सरकार मना भी कर सकती है और डिसीजन कौन लेगा आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद अगर आपने रजिस्टर कर लिया, दिस इज स्टेप नंबर 1, रजिस्ट्रेशन आपकी एक्सेप्ट होगी। दिस इज स्टेप नंबर 2, रजिस्ट्रेशन के बाद स्टेप नंबर 3 विल बी दैट यू हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर द रिसीट ऑफ द फॉरेन फंड्स। अब फॉरेन फंड्स किस अकाउंट में आप लेंगे वो भी आपको सरकार ने बताया है कि यू हैव टू ओपन एन अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दिल्ली, द कैपिटल सिटी। तो यहां पर ये दूसरा प्रोविजन सरकार का लिस्टेड है टू यूटिलाइज। तीसरा प्रोविजन क्या बोलता है? अब आपके ऊपर एक और लायबिलिटी है कि अगर आपने फंडिंग रिसीव कर ली, नाउ इट इज
विद रिस्पेक्ट टू योर पर्पस, जो भी पैसा आपने रिसीव किया है, ओनली इट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे हैव बीन रिसीव्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मैंने बताया कि टास्क एक्स के लिए पैसा मंगवाया और टास्क वाई के ऊपर खर्च दिया, राइट। तो जहां पर भी ये पकड़ा जाएगा, इमीडिएटली आप सस्पेंशन के अंदर आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल करी जा सकती है। इसके अलावा जो भी एनजीओ होगी उसको एनुअल रिटर्न्स भरने पड़ेंगे एंड दे मस्ट नॉट ट्रांसफर द फंड्स टू अनदर एनजीओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एनजीओ जो रजिस्टर्ड थी, मान के चलते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एनजीओ जो रजिस्टर्ड थी, जिसको अप्रूव कर दिया एमएचए ने, उन्होंने फंडिंग मंगवा ली, बट अपने यहां से फंडिंग चैनलाइज कर दी एक दूसरी एनजीओ ने, जो कि उसको फिर किसी और इलिसिट एक्टिविटी के लिए यूज कर सकती है या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए यूज कर सकती है। द एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द रिसीट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस। तो ऐसा कोई भी फंडिंग नहीं होना चाहिए जो कि इलेक्शन के अंदर यूज हो। तो नोबडी कैन फंड दैट मनी। जर्नलिस्ट के किसी काम के लिए या किसी मूवमेंट के लिए, किसी प्रोटेस्ट के लिए हो, या किसी एक न्यूज़पेपर के लिए हो, या किसी एक मीडिया हाउस के लिए हो, या मीडिया ब्रॉडकास्टर कंपनी के लिए हो, जजेस को किसी तरह का पैसा या फंडिंग नहीं पहुंचानी चाहिए। फाइनल बेनिफिशियरी में ये कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट बी अंडर द बेनिफिशियरी लिस्ट, या फिर कोई एमएलए हो, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन हो जो एक ऑफिस बियरर है। ऑल ऑफ दीज पीपल आर अंडर द कैटेगरी हु आर प्रोहिबिटेड। इन तक वो फॉरेन फंडिंग नहीं पहुंचनी चाहिए। देयर शुड बी नो लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू दैट एनजीओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से एनजीओ दिखाई है और नीचे से ऐसे कुछ लोग कनेक्टेड हैं एंड दे आर द पीपल हु आर फाइनली एंजॉयिंग द मनी, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दीज आर इन फैक्ट 5 और 6 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दी एफसीआरए एक्ट। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से एनजीओज के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया। फॉरेन फंडिंग आए तो वो चैनलाइज कैसे हो, यूटिलाइज कैसे हो, उसके ऊपर जो है ये सारी चीजें काम करती हैं। नाउ दिस इज द डिस्कशन दैट आई वांटेड टू हैव। हालांकि ये डायरेक्टली आपके यूपीएससी पेपर के हिसाब से शायद ना पूछें, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये होता कैसे सब कुछ, राइट। हाउ डू द गवर्नमेंट और हाउ डज द गवर्नमेंट एक्चुअली एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है। एफसीआरए की रजिस्ट्रेशन एज आई टोल्ड यू, आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। इनकी वेबसाइट के ऊपर देयर इज अ फॉर्म दैट यू विल फिल्ड, और जैसे ही वंस यू फिल्ड द फॉर्म, द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड। अब एप्लीकेशन सबमिट हुई, सीधा जाएगी किसके पास, एमएचए के पास। अब एमएचए, वाई एमएचए, एक ये सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, बिकॉज एमएचए इज द वन जो कि कंट्री के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करती है, राइट। अब क्योंकि एमएचए इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर टेररिज्म हो सकता है, एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, कम्युनल वायलेंस हो सकता है, किसी तरीके का साइबर अटैक हो सकता है, किसी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, किसी तरीके का हवाला ट्रेड हो सकता है या हवाला ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो एमएचए जब इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज कर रहा है, तो एफसीआरए क्यों इसके साथ जुड़ता है। एफसीआरए इस वजह से जोड़ा गया क्योंकि इस पैसे को ही इन तरह की या इन तरहों की इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सकता है। सो एमएचए मॉनिटर्स एफसीआरए। तो इस वजह से लिंकेज बनती है कि एमएचए का होना यहां पर जरूरी है, क्योंकि अगर ये पैसे को नहीं देखा गया, ये सारी की सारी एक्टिविटीज कंट्री के अंदर बढ़ सकती हैं। ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज कैन इंक्रीज विच विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्रीज लॉ एंड ऑर्डर। तो कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमएचए टू लुक इनटू इट। तो एमएचए क्या करेगी, जैसे ही हमारी रजिस्ट्रेशन या फॉर्म कंप्लीट हुआ, फॉर्म सबमिट हुआ, एमएचए विल स्टार्ट मेकिंग इंक्वायरीज। अब इंक्वायरी खुद नहीं करेगी एमएचए विल अपॉइंट सर्टेन ऑफिशियल्स फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आईबी के कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। जो भी एप्लीकेंट्स हैं, राइट, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इनके टास्क कैसे हैं, ये क्या करते हैं, वाकई में क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, या जो भी ये प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्या ये वैसे काम को करते भी हैं या नहीं करते, या फिर सिर्फ फर्जी तरीके से ये किसी फंडिंग को कहीं ना कहीं चैनलाइज करना चाह रहे हैं। अंडर एफसीआरए एप्लीकेंट शुड नॉट बी फिक्टिशियस और बेनामी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आईबी लुक्स इनटू दिस कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक फिक्टिशियस इंसान के नाम पर बिजनेस खोल दिया या एनजीओ खोल दी और उसका अता पता ही नहीं है, वो गलत आधार कार्ड है, नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड, सब कुछ नकली चल रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स आर लुक्ड इनटू बाय IB. Should not have been prosecuted or convicted for indulging in activities aimed at conversion. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंसान फाइनली अप्लाई कर रहा है वो पहले कभी कन्वर्जन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है और इस एक्टिविटी के साथ साथ
कॉन्विक्ट या फिर प्रोसिक्यूट भी हुआ, राइट, ऐसे इंसान को नहीं दिया जाएगा FCRA का लाइसेंस इफ ही और शी इज डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, राइट। तो जहां पर कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन की बात आती है, ऐसा कोई इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी कोई क्राइम नहीं किया होना चाहिए इंसान के द्वारा जिसके कारण कम्युनल टेंशन कभी रही हो या फिर कम्युनल डिसहार्मनी कभी रही हो, तो बहुत भड़काऊ भाषण या फिर तो दिया हो, इफ और इफ ही हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर केस ऑफ यू कैन से वायलेंस wherein communal tensions were triggered because of some reason and he was involved in it, तो किसी भी कारण से प्रोपगेशन हो, सेडिशन की, वहां पर भी अगर वो इंसान कभी इन्वॉल्व रहा है, he will not be granted the registration of FCRA। So MHA ये सब चीजें देखती है with the help of IB, and IB और MHA मिलके then the IB submits the report to MHA, accordingly then MHA either approves और रिजेक्ट्स। तो दो ही ऑप्शंस हैं, या फिर तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर अप्रूव हो जाएगा। सो गवर्नमेंट सेज, MHA बोलती है कि वी विल कंप्लीट ऑल ऑफ दिस प्रोसेस विद इन 90 डेज, लगभग 90 दिन के अंदर हम ये सारा बैकग्राउंड चेक कर लेंगे। बट देन इन सम केसेस देयर आर डिलेज। अगर ऐसा कोई डिले होता है तो बोला गया कि MHA हैज टू इन्फॉर्म द NGO कि भाई वी आर टेकिंग सम टाइम, देयर इज सर्टन इन्वेस्टिगेशन विच इज ऑनगोइंग एंड वी विल कंप्लीट इट इन नेक्स्ट 1 ईयर और सॉरी नेक्स्ट 1 मंथ, मरीज तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, बट ऐसा कुछ कम्युनिकेशन जो है वो MHA को करने को बोला गया है। सो दिस इज हाउ द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। अगला सवाल, अब एक बार अगर आपको ग्रांट कर दी गई, FCRA की अप्रूवल आ गई, यू हैव बीन रजिस्टर्ड, कितने लंबे समय तक वो चलेगा? द वैलिडिटी पीरियड इज 5 years, तो 5 साल के लिए यू विल बी ग्रांटेड दी अप्रूवल और योर NGO विल बी ग्रांटेड अप्रूवल। तो अब ये 6 महीने का जो आपको 90 दिन का जो समय लगा अप्रूवल के बाद, आपको 5 साल के लिए जो है वैलिडिटी मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वंस यू आर रजिस्टर्ड, फ्रॉम दैट डेट टू द डेट वेयर योर रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, उस 5 साल के ड्यूरेशन में नाउ यू आर एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन फंडिंग। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पूरे 5 साल के लिए जो भी प्रोजेक्ट आप चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं। अब यहां पर एक चीज समझनी और इंपॉर्टेंट है, देखिए देर आर मोर देन 20 लाख NGOs इन द कंट्री। 20 आई थिंक MHA का एक ही डेटा था कि 20 लाख के आसपास जो MHA ने नोटिफाई किया था कि लगभग इतनी NGOs कंट्री के अंदर काम करती हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट ने, MHA ने यह भी बताया कि नॉट ऑल आर गोइंग टू बी रिसीविंग द फॉरेन फंडिंग, हर कोई थोड़ा रिसीव करेगा। सो गवर्नमेंट से पूछा गया कि भाई कितने लोग करते हैं, हाउ मेनी सच बॉडीज आर देयर या NGOs आर देयर हु रिसीव फॉरेन फंडिंग। तो MHA का रिस्पॉन्स आया कि लगभग 2% के आसपास ऐसी फॉरेन फंडिंग वाली NGOs हैं। सो अब वो 2% जो हैं वो इस चीज के लिए लायबल हैं, बाकी जिसने जैसे काम करना है वो कर सकते हैं। फॉर देम टू बी अ पार्ट ऑफ FCRA इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसको समझाना इसलिए जरूरी है कहीं आपको ऐसा ना लगे कि एवरी NGO हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर FCRA। नो, ओनली एंड ओनली इफ एन NGO wants to receive foreign funding, they have to be registered under FCRA. I just wanted to clarify this point. So जैसे ही आपको valid कर दिया गया, you can do your activity, you can carry on your project. NGOs are expected to apply for renewal within 6 months of the date of expiry. जैसे ही 6 महीने के आसपास का समय आ जाएगा एक्सपायरी होने वाला, देन यू कैन अगेन अप्लाई फॉर रिन्यूअल। अब रिन्यूअल के बाद फिर से वही प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा। MHA विल अगेन डिसाइड वेदर यू शुड बी रजिस्टर्ड अंडर FCRA और यू विल नॉट बी। सो वो सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। MHA ने यह भी बोला है कि अगर आप गलती से या किसी कारणवश इफ यू आर नॉट you are not able to apply for the renewal in the stipulated time frame, then you can again give us a particular reason for it. तो आप एक petition फाइल कर सकते हैं। petition के अंदर आप लिख सकते हैं कि क्या कारण रहा। you can फाइल अ petition with the ministry और अपने रीजन बता सकते हैं कि क्या रीजन रहे हैं हमारे और क्यों हम टाइमली अप्लाई नहीं कर पाए। इट इज विद रिस्पेक्ट टू द मिनिस्ट्री विल लुक इनटू इट और आपको अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन देनी होगी तो उसके बाद भी वो आपको रजिस्टर कर लेंगे। नाउ कौन कौन सी NGOs ऐसी रही हैं, जैसे हमने वर्ल्ड विजन इंडिया की बात करी आज, हमने इसी के साथ साथ एक बहुत CPR सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी, उसकी हमने बात करी। बट क्या और भी ऐसी NGOs हैं जो इस तरह से जिनकी वैलिडिटी को या रजिस्ट्रेशन को खारिज किया गया? डेफिनेटली देयर आर मैनी सच NGOs जिनके साथ ये पहले भी हुआ है। तो ये जो हुआ है रिसेंटली ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत बार पहले भी हुई है। दीज आर सम ऑफ द नेम्स, फॉर एग्जांपल कंपैशन इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंडिया, सबरंग ट्रस्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फोर्ड फाउंडेशन, दीज ऑल हैव बीन एक्यूज्ड। इन सब के बारे में बोला गया है कि किसी ना किसी तरह की ऐसी
फंडिंग को इन्होंने कई तरीकों से ऐसे यूज किया जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट था और जो कि एफसीआरए की रेगुलेशन के हिसाब से सही नहीं था। तो हो सकता है उसमें कोई भी क्लॉज हो सकता है किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट थी जो कि किसी तरह के पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड हो सकता है किसी इंसान की ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो जो कि किसी ना किसी कम्युनल वायलेंस के अंदर पहले हिस्सा बन चुका है या फिर किसी रिलीजियस कन्वर्जन का हिस्सा बन चुका है, और ऑल ऑफ दीज रीजंस कैन बी देयर, किसी भी कारणवश ये हो सकता है। बट MHA गेव अ रीजन कि सबसे ज्यादा बड़ा जो कारण हमें दिखा है, मैक्सिमम ऑफ द एनजीओज जिनका लाइसेंस एफसीआरए का कैंसिल किया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करी, सबसे ज्यादा जो इरेगुलरिटी दिखी है वो है कहीं ना कहीं पैसे को पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर यूटिलाइज किया गया। सो ये सबसे ज्यादा हमें प्रोमिनेंट कारण दिखता है। हमें बताया जाता है ज्यादा कि टेररिज्म बढ़ेगा या इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कम्युनल वायलेंस डायरेक्टली बढ़ेगा, बट उससे ज्यादा केसेस हमें एनजीओज के विद रिस्पेक्ट टू हमें ये देखने को मिला है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जो फंडिंग है वो बढ़ती है। तो कई बार ये भी आप मान सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को रोकने के लिए कि पॉलिटिकल फंडिंग फॉरेन तरीके से ना एंटर करे और यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन ना करे, उस तरीके से भी ये समझा जा सकता है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट फिगर, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। 2011 के हिसाब से एफसीआरए एक्ट के अंडर लगभग 40,000 एनजीओ रजिस्टर्ड थी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। देखिए 2011 के अंदर लगभग 40,000 एनजीओज वर रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए। 2011 के बाद सरकार ने वाकई में ही ये समझा कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो फॉरेन फंडेड चल रही हैं, तो रोकना जरूरी है। 2011 के बाद अगर मैं आपको आज का नंबर दूं 2024 का, द नंबर हैज रिड्यूस्ड टू ओनली 16,989। तो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमें देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू एनजीओज हु आर टुडे रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए। तो 2011 में 40,000 के आसपास एनजीओज रजिस्टर्ड थी एफसीआरए के अंदर, मतलब 40,000 एनजीओज विदेशी फंडिंग लेकर हमारे कंट्री के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को या प्रोसेसेस को फुलफिल करती थी। बट नाउ द नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड टू ओनली 16,989, विच डायरेक्टली मीन्स के ये जो गवर्नमेंट का स्टांस है ये ऐसा नहीं है कि एनजीओ को रोकने के लिए रहा है। एनजीओ तो 20 लाख के आसपास हैं, बट देन फॉरेन फंडिंग को रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका हमें एफसीआरए प्रोवाइड करता है। 2012 की एक ये रिपोर्ट भी है एमएचए ने ही, जहां पर रिलीज किया डेटा कि ऐसे तो अदरवाइज देयर आर ऑलमोस्ट 20 लाख रजिस्टर्ड एनजीओज रनिंग इन द कंट्री। तो अगर आपने अच्छा काम करना है तो 20 लाख एनजीओज हैं, अच्छा काम तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बट देन फॉरेन फंडिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट देयर आर टुडे 16,989। इस डेटा को आप यूज भी कर सकते हैं। कभी अगर एफसीआरए के ऊपर सवाल आए, यू कैन यूज दिस डेटा टू make your answer more lucid and make your argument more what you can say positive, या फिर आप एक अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डेटा। अब रीसेंट बात में अगर इन दोनों की हम बात करें, एंड वी विल एंड आवर डिस्कशन व्हेन वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर स्लाइड, कि वर्ल्ड विजन इंडिया और सीपीआर का जो अभी रिसेंटली रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है, उसके पीछे कोई कारण दिया क्या सरकार ने? क्या एमएचए ने उसके बारे में कुछ बोला है कि रीजन क्या है इनका? देखिए, एमएचए ने बोला कि सीपीआर ने, जो सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च है, इन्होंने अपनी फॉरेन डोनेशंस को जो था वो डायरेक्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। लिया किसी और कारण से था, बट अदरवाइज दे डाइवर्टेड देयर फॉरेन डोनेशंस टू फंड द प्रोटेस्ट्स एंड लीगल बैटल्स अगेंस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ लड़ाई बढ़ाने के लिए, प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए, लीगल बैटल को बढ़ाने के लिए ये पैसा यूज किया गया, जो कि ओरिजिनली इस तरीके के काम के लिए नहीं बताया गया था एफसीआरए के अंदर। तो रियल पर्पस कुछ और था, बट बाद में इस पर्पस को चेंज करके पैसा यहां पर यूज कर लिया गया। इस फंड को एमएचए बोलती है कि दिस फंड वाज मिसयूज्ड एंड इट अफेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, के इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट किया। मतलब एक एंटी नेशनल एक्टिविटी जो थी, वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जो थी, उसको फंड करने के लिए इस पैसे को यूज कर दिया गया। तो सीपीआर के लिए यह कारण दिया है। इट एलिज्ड दैट द थिंक टैंक एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स। इसके साथ ही करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भी इन्होंने लॉन्च किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने एक रिपोर्ट दे दी एयर पॉल्यूशन के ऊपर, और उसमें बताने लगे कि भाई क्या क्या कारण है, कौन कौन से पॉलिसी के चेंजेस चाहिए, न्यू गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। एमएचए ने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू एफसीआरए रूल्स कोई भी करंट अफेयर प्रोग्राम को पब्लिश नहीं कर सकता। एनजीओज कैन नॉट पब्लिश
these particular reports जिसके अंदर FCRA की ये क्लियर जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जाता है। इस वजह से हमने इसको जो है इसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। अब अगर हम वर्ल्ड विजन इंडिया की बात करें, रजिस्ट्रेशन जो थी वो कैंसिल हुई और रीज़न दिया गया कि जितनी भी FCRA वायलेशंस इसने वर्ल्ड विजन इंडिया ने 2012-13 से लेकर 2020-21 तक करी हैं, उन सबके क्यूमुलेटिव रिपरकशन को समझते हुए वी हैव टेकन दिस डिसीजन दैट वी वांट टू चोक देयर फॉरेन फंडिंग। तो फॉरेन फंडिंग को चोक करने के लिए रिसेंटली वर्ल्ड विजन इंडिया एंड CPR, बोथ ऑफ दीज NGOs वर डीरजिस्टर्ड, इनके लाइसेंसेस को रद्द कर दिया गया। सो दिस इज व्हाट FCRA इज, this is how FCRA is used, this is how you register for FCRA and this is how NGOs try to operate in the country. I hope इससे आपको NGOs का जो एक पूरा वर्किंग मैकेनिज्म है थोड़ा सा वो समझ में आया होगा। आपको बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट भी समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू कि पॉजिटिव इंपैक्ट तो बहुत ही ज्यादा है NGOs का, देयर इज नो डिबेट अबाउट इट, देयर इज नो डिस्कशन इवन, राइट। पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, बट कुछ कारणों की वजह से जब NGOs किसी एक एंटी नेशनल एक्टिविटी का पार्ट बन जाती हैं, वहां पे FCRA becomes very powerful और वहां पे ऐसी फंडिंग को या ऐसे किसी काम को रोकने के लिए FCRA becomes an instrumental act. So I hope this video was good enough for you to understand what FCRA is, क्या provisions हैं, किस तरह से ये एक्ट काम करता है। For more such videos, please like, share and subscribe and thank you for watching the video till the end. Thank you.